फर्स्ट में पढ़ती थी। तो तब से मेरा जो गाने का सिलसिला था वो शुरू हुआ। बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो, हाय को रंग रंगीलो सुआ रंग ले रे, मोला मेरे बाजू रंगा, हो मेले ब्याह की करो, मेलो क्यों जुल्म करो, मेरो मालिका शराबी शराबी कबाबी। खुशी जी, उस वक्त पेमेंट तो हमें मिलता ही नहीं था जी। परेशानियां तब होती थी जब कुछ लोग कहा करते थे कि क्या बेटी को नाचने वाली बना गया है और क्या गाने वाली बना रखा है। देना हो या खोली का गाने सा। नमस्कार, मैं खुशी रावत, अमर उजाला की इस खास सीरीज पहचान में आप सभी का स्वागत। कहते हैं कुछ आवाज़ें से सुनाई नहीं देती, वे घर आंगन की याद बन जाती हैं। कुछ गीत सिर्फ गाए नहीं जाते बल्कि वो पीढ़ियों की परंपरा बन जाते हैं। उत्तराखंड में आज भी जब कहीं दर्जी दीदा ओ भी न कस के जनो द्वर हटा, धरती हमारे गढ़वाले की और मांगल गीतों की गूंज सुनाई देती है, तो इसी के संग सुनाई देती है वो आवाज़ भी जिसने इस विरासत को जीवित रखा है। आज हमारे संग मौजूद है वही आवाज़, वही पहचान और वही विरासत, रेखा उनियाल जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार खुशी जी। पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगी कि आज आपको लोग जानते हैं रेखा उनियाल, जो बड़े अच्छे मांगल गीत गाती हैं, जो एक स्थापित लोक गायक है, लेकिन ये कहानी यहाँ तक पहुँचने की कैसे शुरू हुई? ये बहुत लंबी कहानी है खुशी जी, जी। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम लोग जब मैं बहुत छोटी थी, यानी फर्स्ट में पढ़ती थी, तो तब से मेरा जो गाने का सिलसिला था वो शुरू हुआ और आज तक चलता रहता है। जी। बिल्कुल बहुत लंबी जर्नी रही, लेकिन इस सफ़र में किसी एक पॉइंट पर जब आपको फील हुआ हो कि हाँ, यही जो है लोक गायन, मुझे यही करना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो कौन सा पॉइंट था? ये तो हम लोग दिल्ली में ही रहे शुरू से, मैं गढ़वाल मैंने देखा नहीं। जी। लेकिन हम लोग रहा करते थे बाहर दिल्ली में, पंजाबीज़ थे और ज़्यादा तो वही लोग रहा करते थे। तो हम लोग पहाड़ी को ऐसा समझते थे कि ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब क्योंकि हमारा कोई पहचान नहीं थी उस वक्त, कोई राज्य नहीं था। जी। तो तब लगता था कि हमारी भाषा की कोई फ़िल्म नहीं है, कोई गीत नहीं आते भी थे तो रेडियो तक सीमित रहते थे। बिल्कुल। तो तब मुझे लगता था कि हमें अपनी भाषा से मुझे भी बहुत प्यार था और मैं बचपन से ही अपनी भाषा, हमारे घर में सब बोलते थे। तो तब मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब हम दिल्ली में थे तो हमें कहा करते थे कि ये केड़ी भाषा है, तुसी कित्थों आयो। तो तब लगता था कि यार हम लोग कुछ भी कोई हमारी पहचान नहीं है। तब मुझे ये कदम मैंने भी उठाया कि हम लोग गाना गाते हैं। और गाना तो मैंने सोचा ही सोचा था, लेकिन मुझे तब माहौल भी मिल गया, मैं रामलीला में गाने लगी जी। और हिंदी गाने गाती थी तब। उसके बाद जब मैं अपने छोटी स्कूल में थी तो मेरी टीचर थी, जब मैं 7th में पढ़ती थी तो उन्होंने कहा कि बेटा रोज़ एक गाना मुझे सुनाया करो। तो मैं एक गाना उनको रोज़ सुनाया करती थी, तो बड़ी खुश होती थी। उनका नाम था पुष्पा सक्सेना मैडम। तो वो मुझे कहा करती थी कि एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता था। और मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ पिताजी भी बोलते थे, क्योंकि सभी लोग कलाकार थे घर में, गाने का शौक़ सबको था, लेकिन पैर बाहर मैंने ही किया। तो तब हमारे पड़ोस पर एक मनराल जी रहा करते थे, मोहन सिंह मनराल। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कैसेट में मेरे साथ गाना गाएगी? मैंने कहा हाँ गाऊंगी। तो
तब हम 4-5 लड़कियां वहाँ गए और हम लोगों ने वहाँ पर स्टूडियो था, सोनोटोन स्टूडियो, जी। वहाँ पर हम लोगों ने गाना गाया। तो सबने बोला कि सब जो लड़कियां बैठी हैं बारी बारी से सब हमें सुनाए गाना। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला यही लड़की गाएगी। तो मुझे फिर तब से गाने का मौका मिला और उसके बाद तो मैंने कुमाऊनी गाने जी। कुमाऊनी गीतों से शुरुआत की। तो उसके बाद मुझे गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ भी गाने का मौका मिला। बिल्कुल। फिर कुमाऊँ में मैंने 7-8 कैसेट मेरी बन गई थी। हम्म। तो उसके बाद तो फिर बढ़ते ही रहे आगे। जो पहला स्टूडियो एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक घर के अंदर दीवारों के साथ हम गाना गा रहे थे, लेकिन जब हम प्रोफेशनली गाना शुरू करते हैं और स्टूडियो जैसी जगह पे जाते हैं, वो अगर आपको याद हो तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए। उसमें क्या था कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गई थी तो हमने कभी देखा नहीं था। जी। तो एक रूम हुआ करता था बहुत बड़ा, उसमें ही सब लोग बैठा करते थे, लाइव प्रोग्राम चलता था। जैसे आजकल क्या है, आजकल तो म्यूज़िक बन गया, एक चला गया, एक ने अपना गाना रिकॉर्ड किया आ गया, दूसरा गया उसने रिकॉर्ड किया आ गया। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। उस वक्त ढोलक वाला भी वहीं, तबला वाले भी वहीं, फ्लूट वाले भी वहीं और कीबोर्ड वाले भी, सब एक साथ बैठा करते थे। और म्यूजिक जो डायरेक्टर होते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो उनको बताया करते थे कि ये गाएंगे, उसके बाद तुम इशारा करते थे इस तरह से। तो उसमें क्या होता था, बड़ी मुश्किल हुआ करती थी कि 4 लाइनें मैंने गाई, मेरे से गलत हो गया, फिर वापस दोबारा गाओ इसको। और अगर फ्लूट वाले से गलत हो गया तो दोबारा फ्लूट वहाँ पर बजेगी। मतलब इस तरह से तो 2 गाने हुआ करते थे सुबह से शाम तक, लेकिन आनंद आता था उसमें। आज का माहौल मैं देखती हूँ तो आज इतना माहौल इतना वो नहीं है, गमगीन सा लगता है, हॉल के अंदर जाओ गाना गा के आओ, कुछ नहीं लगता। लेकिन उस वक्त बड़ा अच्छा था, मतलब प्यार भी रहता था, एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। तो वो चीज़ें हमें बहुत आज भी खलती हैं वो चीज़ें। बिल्कुल। आपने स्टूडियो की बात की और पहली रिकॉर्डिंग की बात की, तो पहली चीज़ हमेशा खास रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पहला कौन सा गाना था जो आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया? मेरा सबसे पहला गाना था मेरे बाजू रंगा रंग बिचरी, रंग ले रे मोला। सबसे पहला गीत यही था जी। और एक गीत और था, वो मेले ब्याह के करो, मेलो क्या जुल्म करो, मोहन सिंह मनराल जी के जी, साथ। जी, जी। उसके बाद फिर गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ। जी। क्योंकि आप मूल रूप से गढ़वाल पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन जो आपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की वो आपने कुमाऊनी भाषा से की। तो क्या कोई लैंग्वेज बैरियर उस टाइम पे फेस करने को मिला कि ये शब्द जो है नहीं उस टोन में नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए? ना, ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं जी। क्योंकि हम लोगों, कुमाऊनी भी इतनी मुश्किल भाषा है नहीं बिल्कुल कि हम नहीं गा सकते। मैं तो बोल भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो ऐसा मुश्किल नहीं लगा मुझे। जी। मैम, जो आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया, आपने उसकी यादें साझा की, तो अगर हम आपसे वो ना सुने तो इंसाफ नहीं होगा, तो आप प्लीज हमें 2 लाइनें उसकी गाकर सुनाएं। मेरे बाजू रंगा रंग बिचारी, रंग ले रे मोला, मेरे बाजू रंगा, मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी, रंग ले रे मोला, मेरे बाजू रंगा। तैला ताल द्यो बरी क्यों मैला ताल ही लो, बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो, हाय को रंग रंगीलो सुआ, रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा। तो ये गीत था जी। और एक गीत था, हो मेले ब्याह के करो, मेलो क्यों जुल्म करो, मेरो मालिका शराबी शराबी कबाबी, दीना तुरबुर नहगो, हाय तुरबुर दीना, व्याकुल टाइम लागी रोनियू बोतलो लेना, हाय मेरा गरम कशनी भैल गरम, मेरो मालिका शराबी शराबी कबाबी। तो ये कैसेट उस वक्त बहुत हिट हुआ था। बहुत खूबसूरत था। जब हम पहले एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो जो पेमेंट होता है वो बड़ा खास होता है। तो बतौर गायक जब आपको पहला पेमेंट मिला वो कितना था और क्या एक्सपीरियंस था, क्या यादें हैं उस टाइम? देखिए खुशी जी, उस वक्त पेमेंट तो हमें मिलता ही नहीं था जी। और ना हम उसकी परवाह करते थे, बिल्कुल। क्योंकि
तब ये एक पीड़ा थी मन में कि हमारा उत्तराखंड का नाम होना चाहिए कहीं पर, लोगों के बीच में हमें आना चाहिए, बाहर के लोगों के बीच में। तो पैसे की हम सोचते नहीं थे, ना हमें मिलता था। लेकिन मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ गाया, तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए। आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा, बेटा ये तेरी गाने की फ़ीस नहीं है, इसको ये मत सोचना कि मैं तुझे गाने के लिए दे रहा हूँ। ये तेरी आने जाने की है, उसकी कन्वेंस है, किराया है बस का। क्योंकि उस वक्त हम डीटीसी की बसों में आते जाते थे और इतनी भीड़ हुआ करती थी बसों में, लेकिन तब भी हमको होता था कि नहीं जाना है। तो उस वक्त उन्होंने दिए थे 200 रुपये, तो वो मेरे लिए 2 लाख के बराबर थे। और आज भी मुझे याद आता है कि बाकी पैसे की परवाह नहीं की हम लोगों ने। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि पैसे पे बात चल रही है तो मैं इसी पे आना चाहूँगी कि आपने लोक गायन को उस समय एज अ करियर चूज़ किया जब वो उस तरीके का मतलब बहुत पॉपुलर नहीं था, या उसमें ऐसी कोई ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं थी। तो उस दौरान कितना मुश्किल रहा, या कैसे आपने मैनेज किया इसको? देखिए, उस टाइम बहुत मुश्किल होती थी जी। घर से जाना, स्टूडियो में जाना, डीटीसी की बसों में बैठना, फिर एक बस में बैठ के फिर दूसरी बस में बैठ के तब हम जाते थे स्टूडियो। लेकिन जाते थे, धक्का खा करके जाते थे। तो मैं कभी-कभी मेरी माँ बोल देती थी कि क्या मिल रहा है तुमको? तो हम कहते थे, माँ ऐसा मत बोलो क्या मिल रहा है, कि मुझे शौक है बस। तो मेरे माँ पिताजी ने फिर कभी रुकावट भी नहीं की कि तू क्यों जा रही है, किस लिए। उनको ये था कि जाने दो इसको, क्योंकि वो भी खुद शौकीन थी ना। तो कभी उन्होंने कहा नहीं। लेकिन परेशानियाँ तब होती थी जब कुछ लोग कहा करते थे कि क्या बेटी को नाचने वाली बना गया है और क्या गाने वाली बना रखा है। तो मैंने परवाह नहीं की। कभी-कभी मेरी माँ बैठी रहती थी, यूँ शाम को हम आते थे, देर होती थी आने में। तो मैं जब आती थी तो माँ को कहती थी कि माँ तुम इस सोच में क्यों बैठी हो? तो माँ कहती थी कि तू अभी तक नहीं आई थी, 8:30 बज गए, मुझे चिंता हो गई थी। तो मैं कहती थी, आप चिंता मत करा करो। आपका सर जब भी मैं बाहर जाऊँगी, आऊँगी, आपका सिर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो मेरी माँ का विश्वास मैंने हमेशा बना के रखा। और मेरे माँ पिताजी बड़े सज्जन लोग थे। तो मतलब ये था कि उन्होंने मुझे इतनी छूट दी है, तो मुझे भी उनका आशीर्वाद बना के चलना है। और आज मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, दीदी आ गई, दीदी आ गई। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, इज्जत गंवाना 2 मिनट में आदमी गंवा सकता है, लेकिन इज्जत को रखना सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके संघर्ष के साथ जो एक और संघर्ष जुड़ा है वो आपके माँ पिताजी का जुड़ा है, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो जब आपका गाना ऑन एयर हो जाता था, जब आप जब वो सुनाई देते थे कि हाँ हमारी बेटी ने गाया है, तो वो कैसा आप महसूस करती थी? तो क्या? वो बड़ा खुश होते थे। जी। और मेरे पिताजी, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका कभी जवानी में, तो कान कम सुनते थे। जी। तो वो क्या करते थे कि जब टेप रिकॉर्ड में कैसेट का टाइम था, कैसेट लगता था तो कान लगा के सुनते थे। तो कभी-कभी मेरे पिताजी को आंसू भी आ जाते थे। तो क्यों, तो वो घड़ी मुझे बड़ी वो लगती थी, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि मेरी बेटी क्या गा रही है, कैसा गा रही है। जब हम आपका नाम लेते हैं तो आपका नाम हम लें और मांगल गीत की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर शादी ब्याह में मांगल गीत को गाना आपने पॉपुलर किया है। आपने वो दौर देखा है जब मांगल गीत बड़े उत्साह के संग गाए जाते थे, फिर वो डाउनफॉल भी आया कि डीजे की ढिकचिक ने जो है उन चीज़ों को रिप्लेस किया, और अब हम फिर देख रहे हैं कि मांगल गीत और ये आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। तो आपका क्या नज़रिया है इस पे? आप क्या सोचती हैं कि कहाँ वो चीज़ पीछे छूटी और क्यों? देखो, ऐसा है कि जब मांगल पहले हम लोग, मैं तो नहीं गाती थी, मेरी बुआ गाती थी। दोनों 2 बुआ थी मेरी, दोनों गाती थी शादियों, अपने परिवार की, बाहर नहीं, अपने परिवार की शादियों में वो गाया करती थी। तो वो हम सुना करते थे, तो हमें इतना आता नहीं था। हम भी फिर उन्हीं की नकल करके हम भी जो जैसा हमको आ गया गा लिया।
लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं डॉक्टर माधुरी बड़थवाल दीदी से मिली और मैंने दीदी को बोला, दीदी आज ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है, तो हम इसको क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, करते हैं। तो कि हमने 5-7 लेडीज़ इकट्ठा की और दीदी ने हम लोगों को सिखाया सीरियल वाइज जो भी चलता है। उसके बाद फिर हमने वही 5-7 लेडीज़ जो थी, दीदी और हम 5-6 लेडीज़ थी, तो हम जाया करते थे कि इस परंपरा को वापस शुरू करते हैं। तो हमने इसको शुरू किया। उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने किया, बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग हमें देखकर, जिन लोगों को फिर दीदी ने सिखाया बाद में, मेरे ख्याल से उस टाइम 50-60 लेडीज़ थी, तो उसके बाद तो 50-60 ग्रुप बन गए, हर किसी ने शुरू कर दिया। और फिर दीदी पीछे, रेखा पीछे, सब जो जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखा वो आगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये गंगा बह रही है, अब तो बहने दो इसको। बिल्कुल। और अब देखो दूर तक ये जा रहा है, पहाड़ से लेकर नीचे विदेशों तक ये परंपरा चली गई है। जी। तो अच्छी बात है, अपनी संस्कृति। लेकिन मैं सोचती हूँ तरीके से इस चीज़ को लेके जाएं आगे, ताकि लोगों को, बाहर के लोग भी देखें कि यार इतनी बढ़िया गीत ये लोग गा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है हमारे पहाड़ में, क्योंकि कोई इस तरीके से सीखता नहीं है। जिसने कीर्तन करना है वो भी बोलता है कि हम मांगल करते हैं। जिसने सुंदरकांड कर रहा है वो भी कह रहे हैं हम मांगल करते हैं। तो एक तरीके से नहीं सीखते लोग, एक तरीके से सीख के जाएं, एक स्वर, एक लय, एक ताल में, तो ये परंपरा हमारी बड़ी अच्छी है और दूर तक जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से जाए। जैसे आपने बात बोली सही तरीके से जाए, हमारे दिन चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह मांगल गीतों की गूंज सुनाई देती, लेकिन क्या वो उन पारंपरिक मांगलों जैसे हैं जो वाकई में हैं? देखिए ऐसा है ना कि जब मैंने अपनी बुआओं को सुना हुआ है जी। तो वो गाती थी, वो कोई सुर में नहीं होती थी, कोई ताल में नहीं होती थी, तो वो इसी तरह से गाती, जो जस देना खोलिका गणेश, जो जस देना मोरिका नारायणा। तो इस तरह से वो लोग गाया करते थे, तो इसमें कोई ताल नहीं है। लेकिन इसको हमने, दीदी ने और हमने इसको ताल में किया, तो ताल को समझना भी बड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है। लेकिन आजकल क्या है कि वो ताल को नहीं समझते और लय को नहीं समझते, गा रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्वरूप उन्होंने बिगाड़ दिया। और दूसरा क्या है कि क्षेत्र वाइज भी हो गया है कि क्षेत्र, मतलब कहीं कोई बोलता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं गाते, फलाना बोलता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं गाते, वो कहता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं गाते। तो जैसा भी गाते शब्द तो वही है। बिल्कुल। गाने का तरीका तुम्हारा भले ही चेंज हो, चमोली में अलग हो, पौड़ी में अलग हो, टिहरी में अलग हो, लेकिन शब्द तो वही है। तो क्यों ना तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। भाई सुनो, पूरा उत्तराखंड तो एक ही है, उस चीज़ को सुनो। तो ये चीज़ आज भी है कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे करो उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप लोग, और ये बोलो कि हाँ ऐसा ही होता है उत्तराखंड में, ऐसा ही गाया जाता है, जो सबकी समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें भी हैं आज हमारे पहाड़ में। तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें लोगों के मन से, ये मानसिकता ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड में हर मंगल कार्य के लिए मांगल है। मांगल है। लेकिन आपका कोई पसंदीदा मांगल जो आपके दिल के बड़े करीब हो, जिसे गाना आप बहुत पसंद करती हो? देखिए मांगल तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी गायकी बड़ी अच्छी है, और कभी कभी तो जहाँ हम लोग जाते हैं, मैं तो इस तरीके से सिखाती हूँ कि बिल्कुल ताल में रहे, सुर में रहे, तो कई बार लोग रोने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हर मांगल मुझे अच्छा लगता है। वो जो गणेश पूजा होती है वहाँ से लेते हैं, और
जब लड़की की बारात लड़के के घर तक चली जाती है तब तक मांगल होते ही रहते हैं। हम्म। तो मांगल तो ऐसी चीज़ है कि जो सभी को अच्छे लगते हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। बिल्कुल। अच्छा। हाँ। देना हो या खोली का गणेश देना हो या मोरी का नारायणा देना हो या भूमि को भूम्याल देना हो या पंच नाम देवा देना हो या यो घड़ी लगने जो की थाती माँ कारीज उर्यूचा जो की थाती माँ कारीज उर्यूचा यू कारीज तुम थे सुफल करयान। बैठकी होली पे मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि वो चलन भी गढ़वाल में मूल रूप से देहरादून में आपने और माधुरी दीदी ने साथ में शुरू किया। क्या प्रेरणा थी उसके पीछे कि ये करना है? देखो प्रेरणा तो कुछ नहीं थी, लेकिन क्या है कि ये तो मैंने बचपन से देखा हुआ था बैठकी होली, क्योंकि हम वहाँ जहाँ रहा करते थे दिल्ली में, तो वहाँ आसपास कुमाऊनी लोग भी थे तो उन्हें हम देखा करते थे। तो जहाँ भी जाते थे हम भी उनके साथ होली गाया करते थे। तो फिर दीदी के साथ हमने इसको, जब हम काफ़ी लेडीज़ इकट्ठा हुई तो हमने बोला कि दीदी इसको प्रोग्राम को करते हैं। तो बैठकी होली हमने शुरू की, और ऐसा नहीं घर घर में जा कर के जी ऐसा नहीं किया, हम खुद ही वहाँ बैठा करते थे दीदी के यहाँ, और वहीं हम लोग गाते थे, डांस करते थे। तो हमें अच्छा लगता था कि इस तरह से। बाकी हमने ऐसे इधर उधर कहीं नहीं किया, जैसे हम मांगल करते हैं जी। तो बैठकी होली हमने, हाँ कोई बुलाता तो हम करते भी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम कहीं जा कर के बैठकी होली करें। पर अच्छा लगता था, हम खुद ही दीदी के घर में बैठ के होली करते थे आपस में। जी। आप बहुत छोटी उम्र से संगीत सीखते आ रही है, उसमें भी आप बहुत छोटी उम्र से लोक गायन से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में आपने बदलता हुआ दौर देखा है कि पहले कैसे मांगल बजा करते थे, लेकिन अब वही डीजे पे तड़कते भड़कते गाने आ गए। तो कभी ऐसा लगा इस बदलते दौर को देखते हुए किसी पॉइंट पे कि जो हमारा लोक संगीत है वो शायद इन गानों की, आधुनिक गानों की धूम में थोड़ा सा पीछे जा रहा है या रिप्लेस हो रहा है इस तरीके से? देखिए ऐसा है कि हम पीछे भी इसलिए जा रहे हैं कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आज तो बच्चे फिर भी कर रहे हैं, इस लोग गायन को बढ़ा रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी है उनको इतना पता नहीं है कि हमारे चौफला क्या होते हैं, थाड़िया क्या होते हैं, झुमेलो क्या होते हैं। तो ये आज मुझे लगता है कि एक कार्यशाला होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे कहीं से भी मत सरकार ये इस चीज़ को करे शुरू कि ताकि अपनी संस्कृति बची रहे। तो बच्चों के लिए एक कार्यशाला होनी चाहिए जिसमें उनको अपनी लोक संस्कृति के बारे में सब कुछ पता हो। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, भाषा पर जोर देना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी भाषा को पकड़ के चलें और लोक संस्कृति से जुड़े रहें और कार्यशाला को शुरू करें, तो बच्चे तब आगे सीखेंगे अपनी परंपरा को, अपने गायन को सीखेंगे
और अब हमारे पास आते हैं, मेरे पास भी आती है, महिलाएं भी आती हैं मेरे पास। तो अब वो महिलाओं को सिखा के क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि वो 50-60 साल की महिलाएं अगर आके सीखेंगी वो क्या करेंगे। अब कम से कम छोटे बच्चों के लिए होनी चाहिए। जी। बच्चों के मन में माँ बाप को ये भावना रखनी चाहिए कि बेटा ये सीखो, ये अपनी, ठीक है अपना डीजे भी जो भी है, अपना आधुनिक संगीत भी सीखो, बिल्कुल। लेकिन अपनी भाषा को भी सीखो, अपने भाषा के गायन को भी सीखो। तो ये थोड़ा घर से ही होना चाहिए। जी, क्योंकि आपने उत्तराखंड के बड़े दिग्गज सिंगरों के संग गाया, चाहे उनमें गोपाल बाबू गोस्वामी हो या नरेंद्र सिंह नेगी जी हो। तो क्योंकि एक सफलता का पॉइंट होता है ना आर्टिस्ट के जीवन में कि हाँ शायद अब मैं सफल हूँ, तो जिन्हें हम सुनते आ रहे हैं उनके संग मंच साझा करना, तो क्या ऐसा कभी लगा कि हाँ कि अब तो मैं सफलता के उस पायदान देखो पे आ ऐसा गई? है, मैंने जब से गाना शुरू किया जी। मुझे ऐसा लगा मैं सफल ही हो रही हूँ, क्योंकि गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ मैंने गाया, स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी के साथ मैंने गाया, वही मेरे को लेके आए थे गढ़वाली फील्ड में। जी। और उसके बाद संतोष खेतवाल जी के साथ गाया, और किशन सिंह पंवार जी के साथ गाया, और प्रताप सिंह बाफला जी थे पिथौरागढ़ के, लौंडा रे शोभना भल के रहे गाँव पना, बहुत हिट हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अरे मैं नेगी जी के साथ गाऊंगी तो मैं सफल, ऐसा कुछ नहीं था। नेगी जी के साथ भी मैंने बहुत गीत गाए थे, नई नई ब्यो धरती हमारा गढ़वाल की, और नारंगी की दानी, और ना जा तो भेलू पखाण, तो ये सब गीत मैंने उनके साथ गाए हैं। तो फिल्मों में भी उन्होंने मुझसे गवाया था, तो वो भी कहा करते थे कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और तू आगे, हम चाहते हैं कि तू और आगे बढ़। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी क्या हुआ, उन्होंने फिर गवाया नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अब इनके साथ गाऊंगी तो सफल, मैं सभी के साथ गाया तो मैं अपने आप को सफल ही समझती हूँ, और आज भी सफल समझती हूँ। जी। नेगी जी का है, जीत सिंह नेगी जी हमारे बिल्कुल दर्जी दीदा, दर्जी दीदा है, हाँ, वो मेरा तो बड़ा पसंदीदा गीत है हाँ, दर्जी दीदा। दर्जी दीदा। जी। तो ये सब गीत मैंने नेगी उनका गीत भी मैंने गाया है। तो वो भी बड़े खुश हुआ करते थे, वो बोलते थे बेटा तू गाएगी तो मैं तुझे दूंगा वरना नहीं दूंगा। मैंने कहा अब मैं ही गाऊंगी, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो उस वक्त के जितने मेल सिंगर थे सभी के साथ मैंने गीत गाया। तो दर्जी दीदा, दो लाइन दर्जी दीदा, दो लाइन में आपको धरती हमारा सभी सिखा सुना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हे दर्जी दीदा, हे दर्जी दीदा मी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी परे चमकदार मगजी लगे दे। हे दर्जी दीदा मी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी परे चमकदार मगजी लगे दे। मिन आज नैनी डांडा देवी तमा सजान, देवी कनो को बोगठ्या मिन आज वख चढ़ाण, इनी आज मन च मेरो सोंजड़िया वी मिललो, सोंजड़िया मेरी आंगड़ी घाघरी पर मुहेलो, वी घाघरी परे 9 गजकू फूल लगे दे, मेरी घाघरी परे चमकदार मगजी लगे दे। अब कई लोग मुझे कहा करते हैं कि बोगठिया का नाम मत लिया करो कि बोगठिया आप कोई नहीं चढ़ाता। अरे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उस वक्त लिखा था, तो ये गीत उस वक्त का है, आज थोड़ी हम चढ़ा रहे हैं बोगठिया कहीं। तो मैंने कहा अब तो कोई चढ़ाता ही नहीं, लेकिन कि गीत को अलग से शब्द दो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, गीत में जो चल रहा है उसको चलने दो। बिल्कुल। और 2 लाइन आपको धरती हमारा गढ़वाल की मैंने आदरणीय श्री नेगी जी के साथ गाया। धरती हमारा गढ़वाले की कथगारों तेली स्वाणी चा, हो कथगारों तेली स्वाणी चा, हो कथगारों तेली स्वाणी चा।
बहुत खूबसूरत मैम। ये प्रश्न लेना चाहूंगी क्योंकि अब लोक गायन में बच्चे आगे आने लगे हैं जब से एक्सपोजर बढ़ा है। बिल्कुल। तो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा लंबा करियर रहा और आप बिल्कुल सही इंसान हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाए, कि बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो हमारे बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति के गीतों को गाएं, सीखें बड़े लोगों के पास जा कर के, और धैर्य और संयम रखें। जी। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने गाना गाया, मेरा गाना हिट हो जाए और मैं एक ही रात में कलाकार बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और धैर्य संयम के साथ आगे बढ़ते रहें, अपना भविष्य उज्जवल बनाते रहें। और अपने गीतों, अगर इसी लाइन में भविष्य बनाना है तो भविष्य इसमें मैं तो ये कहूँगी कि हमारे उसमें कुछ नहीं है। अगर भविष्य बनाना चाहे, हमने तो पूरी उम्र गुजार दी कि हाँ, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ तुम और भी अपना पढ़ाई के साथ कुछ और भी करें, और इसको भी अपने शौक़ को, ये शौक़ के तरीके पर रखें इसको। जी हाँ, वो आज के बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि शौक़ के तरीके, ठीक है अपनी और कलाकारी करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, अच्छी है, लेकिन इस गायन के क्षेत्र में तो मैं समझती हूँ कि बहुत कंपटीशन है। जी हाँ, आपने बात बोली कि आप शौकिया तौर पे इसे कर सकते हैं, लेकिन सीरियस भविष्य के तौर पर इसे नहीं सोच सकते। क्यों रेखा जी इतना लंबा करियर इसमें बनाने के बाद भी ये बात बोलते, कहाँ आपको लगता है कि चीजें रह गई या होनी चाहिए और सरकार की ओर से की जानी चाहिए? देखो, ऐसा है कि हमने तो पूरा जीवन निकाल दिया और आज भी हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे अंदर ये है कि हमें करना है कुछ। जी। अब मेरा बेटा है, उसने भी, वो भी इसी लाइन में है, लेकिन उसने देखा मम्मी आप जीवन भर आपने ये समय निकाल दिया, कुछ नहीं है, ठीक है आपका नाम है, लेकिन मैं अपने उसको नहीं करूँगा, मैं हिंदी लाइन में जाऊँगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। उसने AR रहमान के इंस्टीट्यूट से हमने उसको सिखाया और आज वो कर रहा है अपना, म्यूज़िक कंपोज़र है, परीक्षित उनियाल करके। तो वो अपनी लाइन में खुश है। तो कहता मम्मी यहाँ इतना है नहीं हमारे लोगों के लिए कि हम अगर यहीं ये सोचें कि हम यहीं म्यूज़िक बनाएं यहीं, तो इतना कुछ है नहीं। तो क्या होना चाहिए इसमें कि बस वही होना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके लिए कि ताकि म्यूज़िक बच्चे सीखें तो तरीके से सीखें, तरीके से। तो वही एक कार्यशाला जिसको मैं कह रही हूँ, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके बच्चा अपना भविष्य बना सकते हैं इसमें, क्योंकि और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। नहीं तो वरना कुछ, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि कुछ नहीं है। जी। आपने बहुत लोक गायन किया है, गाने गाए हैं और आप बहुत करीब हैं इस विधा से। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई गाना जो आपको ऐसा लगता है कि हम, अगर हमें कहना हो कि उत्तराखंड के राष्ट्रगान के तौर पे अगर हम कोई गाना प्रस्तुत कर सके, तो वो कौन सा गाना होगा? देखिए, राष्ट्रगान के लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने गीत लिखा हुआ था, आवा लोगो झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की। तो उन्होंने लिखा था कि जैसे एक पैरोडी टाइप से बनाई थी, आओ लोगों तुम्हें, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, क्योंकि वो खुद भी टीचर थे। जी। झांकी ये पहाड़ उतरा ऐसे कुछ था, तो हमने उसको चेंज किया। तो हमने 2 पार्ट में वो गीत बनाना था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो गई। तो हमने एक पार्ट में तो हमने बनाया आवा लोगो जा, तो उन्हीं का लिखा हुआ है। आवा लोगो झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी,
नमो नमो गण जननी। देव भूमि बोदान इको नर नारायण वास च, पार्वती को मैत यखीच शिव जी को कैलाश च। देवी अर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च, तपो भूमि ऋषियों की ईच सबको यो विश्वास च। गंगा जमुना धौली काली, शान छन गढ़वाल की। हो तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। तो इस तरह के गीत उन्होंने लिखे थे। जी। तो मैं समझती हूँ इस गीत को आगे बढ़ाया जाए, इस गीत पर कुछ किया जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कुमाऊँ में भी जाके, क्योंकि बहुत बड़ा गीत है ना ये 23 मिनट का, तो तब उन्होंने कहा था मैं कुमाऊँ में जाके भी पूरा वो करूँगा, सर्चिंग वहाँ जाके देखूँगा, तब जाके मैं लिखूँगा। जी। तो लेकिन तब तक उनकी डेथ हो गई, वो कैंसर पेशेंट थे, तो वो इच्छा उनकी अधूरी रह गई। नहीं तो ये गाना शायद मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उसकी पहचान बनती उत्तराखंड की। बिल्कुल। तो मेरे साथ नेपाल के हैं सत्य अधिकारी जी, उन्होंने मेरे साथ ये गीत गाया डुएट में। बिल्कुल। तो कब मैं भेजूंगी आपको, देखना, आप सुनना उस गीत को। जी हाँ। बहुत बातचीत हो गई और बहुत संगीत भी सुना, बहुत खूबसूरत। लेकिन एक गाना हम आखिरी आपसे सुनना चाहेंगे। गोपाल बाबू गोस्वामी का कोई आपका पसंदीदा गीत हो तो आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए उनके साथ मैंने ओ बिना कश के जानू द्वारा हटा, बहुत फेमस गाना है। बस और एक ओ परुआ बोजो चप्पल के लारो यस, और 4-5 गीत मैंने उनके साथ गाए थे। तो ये गीत सुनाती हूँ मैं, ओ बिना कश के जानू। जी जी। ओ बिना कश के जानू द्वारे हटा, ओ बिना कश के जानू द्वारे हटा, हिट साई कौतिक जोला द्वारे हटा, हिट साई कौतिक जोला द्वारे हटा। नाक में नथुली नथी कश के जानू द्वारे हटा, नाक में नथुली नथी कश के जानू द्वारे हटा। वह सुनार वह दिलों द्वारे हटा, वह सुनार वह दिलों द्वारे हटा, हिट साई कौतिक जोला द्वारे हटा, हिट बिना कौतिक जोला द्वारे हटा, हिट साई कौतिक जोला द्वारे हटा, हिट बिना कौतिक जोला द्वारे हटा। तो ये गाना बड़ा हिट हुआ था उस वक्त। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।